हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मूल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट। इस सेकंड वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मूल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है जिसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, इस सेकंड पार्ट में हम 2 लेक्चर्स में इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला जो लेक्चर आज वाला रहेगा लेक्चर 9, उसमें हम देखने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वहीं पर इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 10, उसमें हम देखेंगे यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है बेटा, लेकिन हम उसके रूल्स यहां पर भी देखेंगे, केमिस्ट्री में भी देखेंगे, क्योंकि वो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी दे रखा है मूल कंसेप्ट वाले चैप्टर में। क्लियर है? इसके पहला वाला जो पार्ट था पार्ट 1, उसमें हमने बेसिक कैलकुलेशंस पढ़ रखे हैं, जिनमें हमने नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, गैसियस सैंपल के, इसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये सारी चीजों के बेसिक कैलकुलेशन सीख लिया था हमने। ठीक, अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे आज वाले लेक्चर में क्या, थ्योरी वाला पोर्शन, जिसमें आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे सिंपल लॉ से स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो सबसे पहला वाला लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पता होगा। स्टेटमेंट क्या है इसका? द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, total mass of the reactant in a reaction will always equal the total mass of the product। अगर किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो शुरुआत वाला जो मास रहेगा और बाद वाला जो मास रहेगा वो पूरी तरीके से क्या रहेगा? सेम, एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे अगर कोई रिएक्टेंट है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? बी में और सी में। ऐसा जरूरी नहीं कि बी और सी के 1-1 मोल ही बने, हो सकता है बी के 2 मोल बन रहे हैं और सी के 1 मोल ही बन रहे हो। जब ए का शुरुआत वाला मास क्या रहेगा? 10 ग्राम, और ये पूरी तरीके से अगर 10 ग्राम रिएक्ट कर जाता है तो इसका कुछ अमाउंट बनेगा और इसका कुछ अमाउंट बनेगा। हो सकता है जो 2b था, बी के 6 ग्राम बनेंगे, तो फिर ऐसे केस में जो सी है उसके कितने बनेंगे? 4 ग्राम, ताकि क्या हो, जो शुरुआत वाला जो मास था 10 ग्राम वो बाद वाले मास के समेशन के बराबर है। मतलब रिएक्शन होने के पहले जितना भी मास रहेगा, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यही रीजन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होना चाहिए, इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है, रिएक्शन की बैलेंसिंग कौन से लॉ को फॉलो करवाने के लिए करते हैं बेटा? ये करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, आगे वाले पोर्शन को जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, रिएक्शंस में जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हमेशा उसके पहले रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, और रिएक्शन की बैलेंसिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा अगर वो अनबैलेंस्ड है। तो कई बार आपको क्वेश्चन भी आता है कि अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो वो कौन से लॉ को फॉलो नहीं करेगा? किसको फॉलो नहीं करेगा बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, लेकिन एक आध एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता। वो एक्चुअल में कौन सी रिएक्शंस है बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शंस है। ठीक है, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा, या रेडियो एक्टिव कुछ रिएक्शंस हो सकती है जिसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं होता। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन ये है कि आप फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन में इसको जाकर पढ़ते हो कि एक्चुअल में क्या होता है, मास का जो थोड़ा सा पार्ट है वो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में शुरुआत वाला जो मास रहेगा और फाइनल वाला जो मास रहेगा उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। तो नॉर्मल जो हम रिएक्शंस बोलते हैं उनमें तो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसमें ये वाला जो लॉ है, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो फॉलो नहीं होता। क्लियर हो गया? बट इन एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी हम रिएक्शन, हम अपनी केमिस्ट्री में जितनी भी नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ते हैं उन सारी रिएक्शन में क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। ठीक है, तो जिस भी जगह पर ऐसा दे रखा है कि शुरुआत वाला जो रिएक्टेंट है और बाद वाले जो प्रोडक्ट्स हो गए उनके मास अगर सेम है, ठीक है, अगर रिएक्टेंट पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करता तो जो रिएक्टेंट बच जाएगा और जो बाद में प्रोडक्ट बन जाएंगे उन सब का समेशन क्या रहेगा? सेम। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला लॉ हमारा, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम सारे लॉ पढ़ने के बाद एमसीक्यूज ट्राई करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग में लॉ अगर
लॉ के बाद ही अगर हम क्वेश्चन करने लगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कौन से लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। इसलिए हम सारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज ये लॉ वाली थ्योरी पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक। दूसरा वाला जो लॉ है, ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन से केस में फॉलो होता है? पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई एक कंपाउंड होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये CO2 है, तो ये कहता है कि CO2 में जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं? एक कार्बन कंबाइन हो रहा है और दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। ये बोल रहा है कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब यहां पर मास ऑफ कार्बन अगर ले CO2 में, तो कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। यहीं पर ऑक्सीजन का मास कितना है? 2 ऑक्सीजन है, अगर 1 मोल ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो इनका जो रेशो रहेगा, ठीक है, ये रेशो क्या रहेगा? 3:8 रहेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो रेशो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर एक कंपाउंड में, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये CO2 कहां से आया है? हो सकता है ये CO2 कहीं पर व्हीकल से निकला होगा, हो सकता है ये CO2 किसी इंडस्ट्री में बना होगा, हो सकता है CO2 को हमने लेबोरेटरी में बनाया होगा, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बदल सकता है। ये हो सकता है कि CO2 हमने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया रहा होगा, लेकिन हमने CO2 कहीं से भी कलेक्ट किया, किसी भी मेथड से बनाया, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो ऑलवेज 3:8 ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हर एक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है और इस लॉ के लिए, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये जो लॉ है, जब भी आपको क्वेश्चन में देगा कि कहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होता है, तो ऐसे केस में क्या देखना है? कोई भी एक कंपाउंड देकर रखेगा, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर लगाते हैं हम। अगर दूसरा कंपाउंड आ गया तो दूसरे कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें फॉलो करना होता है तो हमें एक ही कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे H2O है, अगर ये सिर्फ H2O को लेते हैं, चाहे वो कहीं का भी H2O रहे, ठीक है, चाहे वो नाले का पानी हो या कोई भी हो, उसमें अगर सिर्फ H2O की बात करते हैं, ठीक, तो उस H2 में हाइड्रोजन का मास रहेगा 2 और ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा बेटा? 16। तो जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा? 1:8 ही रहेगा इनके मास का रेशो, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, किसी भी मेथड से बना हो। क्लियर हो गया? तो ये जो रेशो कांस्टेंट रहता है, इसी कारण इस लॉ का नाम पड़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कई बार कुछ जगहों पर आपको क्या मिलेगा बेटा? कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिनको हम आगे जाके डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, उनमें कुछ केसेस में ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा? इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये होते क्या हैं, ये अभी आपको नहीं समझना है बेटा, क्योंकि ये डिटेल में कब बनते हैं, कौन सी कंडीशन फॉलो होने के बाद ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, ये हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उन कंपाउंड को कई बार हम रेगुलर कंपाउंड भी नहीं मानते, इसलिए आपको ये एक्सेप्शन हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उनको हम प्रॉपर कंपाउंड भी नहीं मानते, क्योंकि वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते। इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, या डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो फॉलो नहीं होता। क्लियर हो गया? लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में। नॉर्मल जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होगा। क्लियर है? तो एक्चुअल में क्वेश्चन में कैसे पूछता है? कोई भी एक सोर्स रहेगा, अलग अलग सोर्स रहेंगे और उनमें कोई एक ही कंपाउंड बनाएंगे। किसी एक लेबोरेटरी में कोई कंपाउंड आएगा, कहीं और से एक कंपाउंड कलेक्ट करेंगे, उनके अंदर वो बोलेगा कि एलिमेंट का मास का रेशो सेम है, तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? तो कौन सा लॉ हो जाएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट तीसरे वाले लॉ पर चलते हैं। तीसरा वाला लॉ क्या है? तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट समझने से पहले यह जान लेना है बेटा हमें कि एक्चुअल में ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन से केस में अप्लाई होता है।
अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सी कंडीशन में कौन से मॉलिक्यूल के लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है, तो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप स्टेटमेंट चेक करने जाओगे तो आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे इसके स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। तो पहले कंडीशन समझ लेते, फिर स्टेटमेंट पर जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन से कंपाउंड में फॉलो होता है? जहां पर सेम तरीके के एलिमेंट मिलकर अलग अलग कंपाउंड बना ले। जैसे ये एग्जांपल हो गया, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं, लेकिन एक कंपाउंड बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कंपाउंड अलग हो गए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फॉलो हो जाएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे ही और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? एक हो सकता है SO2 और दूसरा हो सकता है कौन सा? SO3। इन दोनों में क्या हो रहा है? ये दो अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों ही कंपाउंड सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर ही बने। मतलब अगर सेम टाइप के एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बनाए तो उनमें क्या लगता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, या फिर इसी की जगह पर अगर हमें ऐसा दे रखे H2O H2O2, यहां पर फिर से क्या दिख रहा है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन वो दोनों कंपाउंड अलग अलग है। तो सेम एलिमेंट अगर अलग अलग कंपाउंड बनाए तो उनमें क्या लगता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। या फिर यहां और कैसा हो सकता है? N2 हो सकता है, NO हो सकता है, ठीक है, N2O3 हो सकता है, N2O5 हो सकता है। ठीक है, तो इन कंपाउंड में क्या दिख रहा होगा? फिर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही कॉमन है, तो ये सारे कंपाउंड में क्या लगेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि जिन भी कंपाउंड में ये पूछा है कि कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, वहां पर आपको क्या देखना है? वहां पर आपको देखना है कि जो एलिमेंट रहेंगे उन कंपाउंड में वो सेम ही रहेंगे, बस कंपाउंड अलग अलग होंगे। ठीक, अब स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है, ये लॉ कहता क्या है। When two elements combine to form a different compound, समझ में आ गया होगा? दो ही एलिमेंट रहेंगे लेकिन अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? The masses of one element that combine with the fixed mass of other element। ठीक है, मतलब किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स लेंगे तभी जाकर ये मल्टीपल प्रोपोर्शन वाली चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखना, यहां क्या बोल रहा है? मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो यहां अदर एलिमेंट कौन है? कार्बन। इन दोनों का मास यहां पर क्या है? सेम। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए किसी एक एलिमेंट का मास सेम लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले वाले कंपाउंड में कार्बन का मास 12 ग्राम रहेगा, दूसरे वाले कंपाउंड में भी कार्बन का मास 12 ग्राम रहेगा। क्या बोल रहा है? द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन, दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो फिक्स्ड मास यहां कार्बन का मास सेम है, ऑक्सीजन का मास यहां कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। यहीं पर दो ऑक्सीजन का मास यहां कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो बोल रहा है द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास, मतलब सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट, आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। मतलब ये जो ऑक्सीजन के जो मास अलग अलग आ रहे हैं, इनका रेशो दोनों कंपाउंड में स्मॉल होल नंबर रहेगा। मतलब ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मास कितना था? 16। वहीं पर ऑक्सीजन इन CO2, इसका जो मास था ये कितना था? 32। इसका रेशो कितना हो गया? 16:32, या क्या हो गया? 1:2। क्लियर हो गया? तो ये बोल रहा है कि ये जो रेशो रहेगा ये स्मॉल होल नंबर रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि रहेगा कि 1.1:2, ठीक है, या 1:2.3, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये बोल रहा है होल नंबर रहेगा, विदाउट डेसिमल रहेगा, और छोटे नंबर रहेंगे, स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, लेकिन जब तक कैलकुलेशन नहीं पूछा है तब तक आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप कंडीशन चेक करके ही ये बता दोगे कि कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, दोबारा समझते हैं स्टेटमेंट को। यहां क्या बोल रहा है? मास ऑफ वन एलिमेंट, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? ऑक्सीजन का मास था। विच कंबाइन विद मास फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। तो जिनका मास सेम नहीं है उनका रेशो सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा। समझ में आया स्टेटमेंट क्या है? दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां क्या दिख रहा है? SO2 और SO3 में सल्फर का मास तो सेम होगा, क्योंकि दोनों जगह सल्फर क्या है? 1:1। तो ऑक्सीजन के जो मास का रेशो रहेगा वो स्मॉल होल नंबर रहेगा। यहां दो ऑक्सीजन है तो यहां ऑक्सीजन का मास कितना रहा होगा? 32 ग्राम।
यहीं पर यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ इसका मास कितना रहा होगा 48 ग्राम। तो ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशो है दोनों जगह, क्योंकि सल्फर का मास तो सेम ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन के जो मास का रेशो है वो कितना हो जाएगा 2:3। तो क्या दिख रहा है, होल नंबर है, स्मॉल नंबर है, स्मॉल होल नंबर, छोटे नंबर रहेंगे और डेसिमल में नहीं आएगा, 2.1 2.3 2.7 3.1 ऐसा कुछ नहीं आएगा, होल नंबर रहेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सिंपल सा लॉ है और आपको ये कैलकुलेशन हर बार चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन चेक करके ही आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल पर प्रोपोर्शन किस में लगेगा। जिनमें भी सेम तरीके के एलिमेंट होंगे बस कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे, उनमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वाले लॉ पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पहली चीज, ये एनसीईआरटी में ये लॉ नहीं दे रखा है बेटा, लेकिन इसके क्वेश्चन आपको हर जगह पर मिल जरूर जाएंगे, ठीक है, इसलिए इस लॉ को हम पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन देखने के पहले, स्टेटमेंट देखने के पहले अगेन पहले ये समझ लेते हैं ये कौन सी कंडीशन में ये लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जहां पर भी अप्लाई होगा वहां आपको 3 कंपाउंड देगा, ठीक है। 3 कंपाउंड कैसे देखना है यहां पर, एक कंपाउंड जैसे कौन सा है, ये CO2, दूसरा कंपाउंड कौन सा है, ये है SO2, और जो तीसरा कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा CS2। यहां देखना इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जब भी आपको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन से कंपाउंड में फॉलो हो रहा है ये देगा, तो वहां 3 कंपाउंड देगा और उनमें रिलेशन क्या रहेगा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां क्या रहेगा, 2 कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिनमें एक एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक है। यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इन दोनों कंपाउंड में क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। और जो एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे वो मिलकर तीसरा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो यहां कॉमन कौन नहीं है, ये कार्बन और सल्फर, ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये कॉमन नहीं है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड में कार्बन और सल्फर कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होंगे वो एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, तीसरा कंपाउंड बनाएंगे, कैसा, CS2 जैसा। समझ में आ रहा है क्या बेटा, कंडीशन समझ में आई क्या? 3 कंपाउंड देगा, उन तीनों कंपाउंड में एक एलिमेंट, उन तीनों कंपाउंड के में से 2 एलिमेंट के, 2 कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कॉमन होगा, और जो एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे कार्बन और सल्फर जैसे यहां पर, वो मिलकर क्या बनाएंगे, तीसरा कंपाउंड। ऐसी कंडीशन आपको जहां पर भी मिले, ठीक है, ऐसी कंडीशन आपको जहां पर भी मिले वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उनमें अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहां देखना नेक्स्ट, ये क्या है, जैसे H2O है, ठीक है, और SO2 है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है हाइड्रोजन और सल्फर, ये क्या हो जाएंगे, ये मिलकर तीसरा कंपाउंड बनाएंगे। इनमें क्या लगेगा बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा। अब इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखते हैं। इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, ठीक है, यहां स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। ये वाले एग्जांपल को देखते हैं फिर से, कौन से, SO2 वाले को और CO2 वाले को। ये क्या बोल रहा है, इफ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, मतलब कार्बन और सल्फर 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, तो यहां जो तीसरा एलिमेंट देखेंगे, ये जो तीसरा एलिमेंट है इसका मास क्या रहेगा बेटा, सेम, ठीक है, इसका मास क्या रहेगा, सेम। तब जाकर हम इसके कैलकुलेशंस चेक करेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों जगह पर 2-2 ऑक्सीजन थे, तो ऑक्सीजन का मास क्या है, सेम। तो जो 2 डिफरेंट एलिमेंट है, देखना आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, मतलब जिस रेशो में ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं अलग अलग कंपाउंड में, जैसे कार्बन का मास यहां कितना है 12 ग्राम, सल्फर का मास कितना है यहां पर 16, इसका मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो कार्बन का मास है 12 ग्राम, सल्फर का मास है 32 ग्राम। तो क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, ऐसे जो कंबाइन हो रहे हैं, ये कौन से रेशो में कंबाइन हो रहे हैं बेटा, 3:8 के रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, इज आइदर द सेम और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो ये जब अलग अलग कंपाउंड में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये जो रेशो आएगा, ये रेशो जब ये एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे उनके रेशो के मल्टीपल में होगा। जैसे यहां देखना, यहां कार्बन का मास कितना हो गया 12,
और जो 2 सल्फर है, एक सल्फर का 32 होता है, 2 सल्फर के कितने हो जाएंगे बेटा, 64 हो जाएगा। यहां पर ये रेशो कितना निकल कर आ जाएगा, 3:16। वहां रेशो 3:16 है, कार्बन और सल्फर का एक ही कंपाउंड के अंदर, और कार्बन और सल्फर का 2 अलग अलग कंपाउंड के अंदर रेशो क्या है, 3:8। तो ये बोल रहा है उस 3:16 के या तो ये सेम होंगे या तो उसी के मल्टीपल में होंगे। कैसे, इसी 3:16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा बेटा। वही वाला रेशो आ जाएगा जब इस 3:16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, क्या है ये स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है क्या है। यहां पर क्या है, जब एक ही कंपाउंड के अंदर वो जो दोनों एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट के मास का रेशो क्या था, 3:16। जब उन्हीं एलिमेंट के मास का रेशो देख रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड में, तो कितना है, 3:8। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये जो 3:8 रहेगा ये इसी के बराबर या तो रहेगा या तो इसी का मल्टीपल रहेगा। जैसे इसी में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा, या तो इसके 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। मतलब वो जो 2 रेशो रहेंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, होल नंबर मल्टीपल होंगे। मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 इस तरीके से कुछ मल्टीपल में आएगा। समझ में आ रहा है क्या। 2 अलग अलग कंपाउंड में ये एलिमेंट के मास का रेशो और एक ही कंपाउंड के अंदर इन एलिमेंट के मास का रेशो एक दूसरे का क्या रहेंगे, मल्टीपल। समझ में आया। तो स्टेटमेंट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए क्या बोला है बेटा, कंडीशन अप्लाई करना, इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी कंडीशन चेक करनी है आपको, 3 कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जहां पर भी फॉलो होगा, उन 3 कंपाउंड में एक एलिमेंट क्या रहेगा, सेम। जो 2 एलिमेंट अलग अलग रहेंगे, 2 कंपाउंड के अंदर जो 2 एलिमेंट अलग अलग रहेंगे वो मिलकर क्या बनाएगा, तीसरा कंपाउंड बनाएगा। अगर ये ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आया बेटा। ठीक, अब चलते हैं हम किस पर, नेक्स्ट वाले लॉ पर। ठीक है, और नेक्स्ट वाले लॉ सारे कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज पर जाएंगे इनके। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या है, गेल-यूजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन आपको एक्चुअल में किस में रहता है, ये आगे वाले लॉज भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये 2 लॉज में ज्यादा रहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आपको कंडीशन याद रख लेनी है। मल्टीपल में क्या होगा, एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं, 2 से कितने भी ज्यादा बन सकते हैं इनके जैसे। लेकिन जब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रहेगा तो 3 ही कंपाउंड देगा, जिसमें से दो कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट सेम रहेगा, जो एलिमेंट सेम नहीं रहेगा वो मिलकर क्या बनाएंगे, तीसरा वाला कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वाले लॉ पर चलते हैं, क्या है, गेल-यूजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। स्टेटमेंट क्या है समझते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, मतलब गैसेस के लिए है ये जो लॉ है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशोज बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी कोई गैसेस से रिएक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं क्या, H2 प्लस N2 और ये क्या रहेगा, NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। जब हम इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद एक्चुअल में ये ऐसा हो जाएगा, इसके सामने 3 आएगा, इसके सामने 1 आएगा, इसके सामने 2 आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जब भी एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, और सिर्फ रिएक्ट नहीं, जब भी गैसेस फॉर्म होंगे, जब गैसेस रिएक्ट करेंगे तब के लिए भी है, और जब गैसेस फॉर्म होंगे तब के लिए भी है। मतलब गैसियस प्रोडक्ट अगर बनेगा तब के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बोल रहा है कि इनके जो रेशोज होंगे जिसमें वो रिएक्ट करेंगे और जिस वॉल्यूम में वो बनेगा, वो सारे रेशोज क्या रहेंगे, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब H2 और N2 कंबाइन करेंगे तो हमेशा ये 3:1 के वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे। मतलब जब इसका 3 लीटर रहेगा तो उसका 1 लीटर रिएक्ट करेगा, जब इसका 6 लीटर रहेगा तो उसके 2 लीटर रिएक्ट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये गैसेस होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा इस फिक्स्ड रेशो में ही रहेंगे। और ये फिक्स्ड रेशो कौन सा नंबर रहेगा बेटा, जो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम नंबर लिखते हैं, यही नंबर के रेशो में इनका वॉल्यूम रिएक्ट करेगा। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा भी क्या,
वही जो बैलेंस करने के लिए जो नंबर लिखा हुआ है उसी नंबर के रेशोज में इनका इसका वॉल्यूम बनेगा। मतलब जब इसके 3 लीटर रिएक्ट करेगा तो इसका 1 लीटर रिएक्ट करेगा, और जब इसके 3 लीटर इसका 1 लीटर रिएक्ट करेगा तो इसके कितने बनेंगे, 2 लीटर बनेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक रिएक्शन में ये जो गैसेस के जो वॉल्यूम का रेशो रहता है जिसमें वो या तो रिएक्ट करेंगे या तो वो बनेंगे, उनका रेशो फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब अगर H2 का 6 लीटर रिएक्ट करेगा तो N2 का फिर 2 लीटर रिएक्ट करेगा और NH3 के 4 लीटर यहां पर बन जाएंगे, ताकि जो रेशो रहेगा वो फिर से 3:1:2 का ही रहेगा बेटा। क्लियर है, मतलब वो फिक्स्ड रेशो में ही रिएक्ट करेंगे गैसेस और फिक्स्ड रेशो में ही क्या होंगे, फॉर्म होंगे। क्लियर है, लेकिन रेशो किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस का, सॉलिड और लिक्विड का नहीं बेटा। ठीक है, उनके वॉल्यूम का रेशो यहां पर ये फिक्स्ड रेशो में नहीं रहेगा। ठीक है, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। क्योंकि वॉल्यूम वाली जब भी कैलकुलेशंस करते हैं, वॉल्यूम वाली कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम क्या मानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखकर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर दें। तो इसलिए याद होगा जब हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसमें क्या देख रहे थे, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखकर वॉल्यूम का इफेक्ट देखते हैं, कोई कंडीशन रख कर देखते थे। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है कि ये जो गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशो रहेगा ये फिक्स्ड रहेगा। अब यहां ध्यान क्या देना है, इसी लॉ को हम और क्या बोल देते हैं, इसी लॉ को कई बार क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसलिए क्योंकि यहां पर भी ये जो रेशो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, बट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो हम कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला लॉ पढ़ रहे थे इसके पहले, जो हमने पढ़ रखा था मल्टीपल के भी पहले, वहां पर मास का रेशो देख रहे थे। और इसलिए यहां पर जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोलेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। तो यहां ये हो गया गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये केवल गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट वाले लॉ पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला लॉ क्या है, एवोगाड्रोस लॉ। अब ये जो एवोगाड्रोस लॉ है ये कहता क्या है, ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान रखना है ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर भी वॉल्यूम की ही बात करने वाले, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करने वाले हैं। ठीक है, अगेन ये भी सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, गैस के लिए। ये जो पीछे वाला जो लॉ था, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये भी केवल किसके लिए अप्लाई होता था, गैस के लिए। तो आगे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी गैस रहेगा उसका जो नंबर ऑफ मोल रहेगा और वॉल्यूम रहेंगे ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, इसी लॉ को दूसरे तरीके से और जगहों पर क्या लिखा हुआ रहता है बेटा, कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी आपको दे सकता है। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं बेटा, ध्यान रखना। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट हमने पहले भी देखा था, गैसियस जो सैंपल्स है उनके लिए नंबर ऑफ मोल पढ़ते समय सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनके लिए वॉल्यूम ऑफ गैस सेम होगा उन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा तो एक्चुअल में ये लॉ आया कहां से है बेटा, ये लॉ आया है आइडियल गैस इक्वेशन से। कैसे, याद होगा हमने इक्वेशन पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम की चीज देख रहे हैं लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू कोई कांस्टेंट k। तो एक्चुअल में अगर ये कांस्टेंट ना देखे तो हम क्या बोल सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो वॉल्यूम जो रहेगा नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होगा। यहीं पर अगर ये लॉ को दो गैसेस के लिए अगर हम अप्लाई कर दें तो देखना कैसा रहेगा, P1V1 इज इक्वल टू N1R_T1, वहीं पर P2V2 इक्वल टू N2R_T2। ये दो गैसेस के लिए लगाया इस इक्वेशन को, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम है, तो यहाँ जो T1 और T2 है ये बराबर रहेगा और यहाँ
P1 और P2 ये दोनों बराबर रहेंगे, तो P1 और P2 को सिर्फ P मान लिया, T1 और T2 को सिर्फ T मान लिया। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो RT से RT कैंसिल आउट हो जाएगा, ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 बचा। ठीक है, अब यहां से क्या दिखेगा, अगर मैं N1 और N2 दोनों को बराबर कर दूं तो V1 और V2 भी तो बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों बराबर हो गए, N1 के बराबर N2 के, N1 की वैल्यू N2 के बराबर हो गई तो ये कट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा 1, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या दिख रहा है, ये जो लॉ निकाला है कि अगर सेम वॉल्यूम होगा तो सेम नंबर ऑफ मोल भी होंगे। ठीक है, अगर N1 इक्वल टू N2 लगा दूं तो ये V1 इक्वल टू V2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आइडियल गैस इक्वेशन से ही है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसी को कई बार स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ट्रिकी बनाने के लिए, और लोगों को वो सही स्टेटमेंट लग जाता है। कौन सा, कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैस होगा तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखना, अगर हमारे पास क्या है, O2, H2 और ये हीलियम है, तीनों का अगर 5-5 लीटर ले लिया, ठीक है, यहां पर प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, सेम है, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, तो ऐसे केस में अगर एफ सबके वॉल्यूम सेम है तो अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके भी क्या होंगे, 2 मोल होंगे, और हीलियम के भी क्या होंगे, 2 मोल होंगे। लेकिन ये 2 मोल किसके निकल रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के नहीं। एटम इसमें यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालें तो ये तो सेम निकलेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, यहां कोई एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, हीलियम की जगह कौन सा ले लेते हैं, SO2 ले लेते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल प्रॉपरली दिख जाएगा उसमें, क्योंकि हीलियम में तो एक एटम ही था। यह नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल देखना, अगर सबका वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल के सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम सेम नहीं होंगे। ठीक है, O2 के लिए यहाँ 2 एटम है तो एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4 मोल। H2 में भी 2 एटम है तो एक्चुअल में एटम्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 4 मोल। SO2 में टोटल एटम कितने हैं बेटा, 3, तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, इसके 2 मोल के अंदर 6 मोल एटम्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में अब सबके जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम है या नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं है, इन दोनों का सेम है, उसका सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम्स मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बोलने का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो। क्लियर हो गया बेटा? लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम ये मे भी सेम हो सकता है और मे नॉट भी सेम हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते जब तक हमें फॉर्मूला पता नहीं है। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बोल सकते। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, तो ये हो गया एवोगाड्रोस लॉ। सबसे लास्ट देखने वाले हैं हम कौन सा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सबसे लास्ट हम थ्योरी वाला पोर्शन में देखने वाले हैं थ्योरी कौन सा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये छोटी छोटी थ्योरी जरूर है बेटा, लेकिन इसके स्टेटमेंट पता रहने चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिया है, लोग एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को लाइटली ले लेते हैं और थ्योरी वाले फिर क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्चुअल में बहुत पुरानी थ्योरी है, लेकिन वो बहुत सारे जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए उसके स्टेटमेंट अभी भी पढ़ते हैं। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलता क्या है, इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं बेटा, ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है, सबसे पहले ये बोलता था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल। कहने का मतलब हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो फाइनली सबसे जो छोटा पार्टिकल है वही है, उससे छोटी चीज कोई नहीं होती, हम एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत सारे एटम के लिए उस समय सही लगता था, लेकिन एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी जब निकल कर आई, रेडियो एक्टिव जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, वो ब्रेक होकर किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो एक्चुअल में ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की ज्यादातर चीजों के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे ये लॉ कहाँ फॉलो नहीं होता, ये लॉ रेडियो एक्टिविटी में फॉलो नहीं होता। ठीक है, एटम्स डिवाइड हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, दूसरा एटम्स और इंडिविजुअल के बाद दूसरी चीज इसने क्या बोला, जो सेम एलिमेंट रहेंगे, जो सेम एलिमेंट रहेंगे उनके ऑल एटम्स की प्रॉपर्टी, ऑल एटम्स विल हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इसने बोला कि एक जैसी प्रॉपर्टी होगी इंक्लूडिंग मास। ठीक है, उसने बोला कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी एक एलिमेंट के, जितने भी एटम हैं सारे एटम की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी इंक्लूडिंग मास। ठीक है, उनके मासेस भी हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन अगेन इसमें भी एक्सेप्शन है, ये आइसोटोप के केस में ऐसा नहीं होता। आइसोटोप में क्या होता है, एलिमेंट सेम ही होता है लेकिन मासेस अलग होते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जब हमने पढ़ा था तो देखा था हर किसी का मास अलग अलग होता है, क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। तो एलिमेंट तो सेम है लेकिन एक्चुअल में उनके मासेस अलग अलग है। तो ये रूल भी बहुत सारी जगह एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशली किन में, आइसोटोप्स में। और दूसरा इसने क्या बोला, जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और उनके मास भी अलग होंगे, उनके मास डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी कई केस में गलत हो जाता है। कहां पर गलत हो जाता है बेटा, आइसोबार्स में। ठीक है, तो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था रेडियो एक्टिविटी में फॉलो नहीं होता, ये सेम एलिमेंट का सेम मास रहेगा, ये आइसोटोप्स में फॉलो नहीं होता। अलग एलिमेंट्स के मासेस हमेशा अलग रहेंगे, ये आइसोबार्स में फॉलो नहीं होता। आइसोबार्स किसको बोलते हैं, जिसमें सेम मास रहेगा लेकिन एटम्स के एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तीसरा ये कहता था कि जो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, जब कंपाउंड्स बनेंगे तो कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होंगे, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे इन फिक्स्ड रेशो। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो। डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशो में। क्लियर हो गया। तो जब अलग अलग एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। तो एक्चुअल में ये वाला जो इसका स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें भी तो हम बोलते थे कि वो फिक्स्ड रेशो में अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होंगे। ठीक है, तो वो जो कोई भी एक कंपाउंड रहेगा उसमें एलिमेंट के मास का रेशो फिक्स रहेगा। तो एक्चुअल में ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखना सबसे लास्ट वाला, इसका फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या था कि जब भी कोई रिएक्शन होगी, इन अ रिएक्शन, ठीक है, इन अ रिएक्शन, ये जो भी एटम्स होंगे वो रीऑर्गेनाइज होंगे। एटम्स आर रीऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो किसी और के साथ उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बना लेंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे। बट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्चुअल में ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही वो क्रिएट हो सकते हैं। तो एक्चुअल में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह है। लेकिन अगेन ये लॉ भी किस में फॉलो नहीं होगा, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ फॉलो नहीं होगा। तो एक्चुअल में इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं इनके स्टेटमेंट में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, तो एक्चुअल में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसके हिसाब से कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती, ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, कांट एक्सप्लेन। ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज और किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है एक्चुअल में वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जैसी ही होती हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इसको रिएक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, और क्या देखा था हमने, ये जो सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट वाला जो है ये वाली थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आइसोटोप्स
आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है। यहीं पर जो आइसोबार्स हैं, इन आइसोबार्स के केस में फेल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन ये है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये दे रखा है इसलिए आपको पता होना चाहिए बेटा। ये क्या बोलता है कि कंपाउंड बनेंगे जब अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होंगे फिक्स रेशो में, बट वो क्यों कंबाइन होते हैं उसका रीजन नहीं देता। ठीक है, वो केवल कंपाउंड बनने के लिए क्या बताता है, मास का रेशो फिक्स होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट का रेशो फिक्स होना चाहिए बोलता है, लेकिन रीजन फॉर कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। रीजन फॉर कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है, कंपाउंड क्यों बनते हैं इसका रीजन नहीं देता। ये इसका लिमिटेशन था। दूसरी चीज, ये जो वॉल्यूम वाले जो लॉज हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके किसी भी स्टेटमेंट में वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और एक और चीज, कैन नॉट एक्सप्लेन वॉल्यूम रिलेटेड लॉज। वॉल्यूम से जो रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी कोई थ्योरी काम नहीं करती, कोई चारों में से कोई स्टेटमेंट काम नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता सकता है कि इस वाली थ्योरी के हिसाब से कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर सकता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे फिक्स्ड रेशो में। ठीक है, तो इसके हिसाब से कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली चीज फॉलो हो जाएगी। ठीक, लेकिन तो ये मासेस वाले बहुत सारे लॉज को फिर भी एक्सप्लेन कर सकता है, बट वॉल्यूम वाले जो लॉज हैं उनको ये एक्सप्लेन करने का काम नहीं करता। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है, और आपको पता होना चाहिए बेटा ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने मोल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ये दे रखा है। क्लियर हो गया? ये लॉ क्लियर हुआ क्या बेटा? ये थ्योरी वाली चीजें हैं, इसको थोड़ी बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो याद नहीं रहता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारे लॉज कंप्लीट हो गए हैं, अब स्टार्ट करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन एक साथ देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से केस में कौन सा लॉ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? इन द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ध्यान देना ये दोनों ही गैस दिए हुए हैं, गिव्स वाटर वेपर। वाटर वेपर कौन सी वाले स्टेट में होता है बेटा? गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, आगे क्या दिया है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 2:1:2। ये क्या बोल रहा है? इनके रेशो का वॉल्यूम क्या होता है? 2:1:2 के रेशो में फिक्स रहता है। दिस इलस्ट्रेट द लॉ। आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली दिख रहा है। वॉल्यूम से रिलेटेड हमने दो ही लॉ पढ़े थे, एक एवोगाड्रो पढ़ा था और एक गेलुज़ेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम पढ़ा था। ठीक है, तो ऑब्वियस है रिएक्शन से रिलेटेड है, मतलब कौन सा हो गया? गेलुज़ेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, मतलब कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? n ग्राम ऑफ सब्सटेंस x है, लेकिन इसका मास कितना है? n ग्राम। ठीक है, रिएक्ट्स विद m ग्राम ऑफ सब्सटेंस y टू फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट बता रहा है, टू फॉर्म p ग्राम ऑफ सब्सटेंस r का मास कितना है? p ग्राम, प्लस आगे क्या दे रखा है? एंड q ग्राम ऑफ सब्सटेंस s, इसका q ग्राम है। तो क्या आगे लिख रखा है? दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, रिएक्शन तो दे रखा है, द रिलेशन विच कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विल बी। तो हमें क्या पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे, क्योंकि मास के बारे में दिया हुआ है। शुरुआत में जो भी रिएक्टेंट का मास रहेगा, मतलब n+m, यही किसके बराबर रहेगा? प्रोडक्ट के मास के समेशन के बराबर रहेगा, मतलब p+q के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ये सेकेंड वाला। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द टू कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड पर वो लगेगा ये पूछ रहा है, तो कंडीशन चेक करेंगे। पहले दिया हुआ है NaCl और दूसरा दिया है NaBr। हमने क्या पढ़ रखा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहीं पर लगेगा जहां पर सिमिलर एलिमेंट दोनों कंपाउंड बनाने चाहिए। आगे क्या दिया है? ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। यहां पर भी दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, मतलब एलिमेंट सेम है बट एक्चुअल में आइसोटोप अलग अलग हैं। आगे क्या दिया है? कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं बेटा? ये एक्चुअल में बोलते हैं क्या? NaOH को। और कॉस्टिक पोटाश किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं KOH को। ठीक है, यहाँ पर भी दो अलग अलग एलिमेंट है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3। समझ में आ गया होगा बेटा? ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि दोनों कंपाउंड भले अलग हैं लेकिन उसमें जो टाइप ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? सेम। तो आपको कंडीशन चेक करके डायरेक्टली आंसर देते बन जाएगा।
अगर आपने कंडीशन पढ़ी है, इसमें स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। टू सैंपल्स ऑफ लीड ऑक्साइड, दो अलग अलग सैंपल है, वर सेपरेटली रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लीड। हमें नहीं पता कि वो दो सैंपल में ऑक्सीजन सेम था या ऑक्सीजन अलग अलग था, एक था PbOX, एक रहा होगा PbOY। बट आगे क्या बोला है, टू अ मेटेलिक लीड बाय हीटिंग इन अ करंट ऑफ हाइड्रोजन। दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H2 के साथ करा रहे हैं, और इससे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेटेलिक लीड में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। आगे क्या दिया है, द वेट ऑफ द लीड फ्रॉम वन ऑक्साइड वाज हाफ द वेट ऑफ द लीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर ऑक्साइड। ये बोल रहा है दोनों जगह से जो लीड बना वो दोनों सेम नहीं है, मतलब दोनों जगह लीड का जो अमाउंट है वो अलग अलग रहा होगा। ऑक्सीजन का मास सेम रहा होगा, ठीक है, लेकिन लीड का अमाउंट अलग अलग था, मतलब ये दोनों अलग अलग ऑक्साइड रहे होंगे, मतलब दोनों जगह एलिमेंट तो सेम ही है, फॉर्मूला अलग अलग रहा होगा। इसका मतलब कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एक्चुअल में आपके लिए ये सारी रिएक्शन पता होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था कि पहले वाले कंपाउंड से जो लीड आ रहा है, दूसरे वाले कंपाउंड से जो लीड आ रहा है, दोनों का अमाउंट क्या था, अलग अलग था। तो एक्चुअल में दोनों का जो ऑक्साइड रहा होगा वो अलग, मतलब ऑक्सीजन और लीड ही मिलकर दो अलग कंपाउंड बना रहे हैं, तो कौन सा लग जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड SO3 द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद 10 kg ऑफ सल्फर। मतलब दोनों जगह क्या दे रखा है कि जो सल्फर है वो सल्फर का मास क्या है, सेम है, दोनों जगह 10 kg है, तो ऑक्सीजन के मास का रेशो क्या रहेगा, हमेशा ये 2 और ये 3 के रेशो में ही कंबाइन होंगे। सल्फर का मास कुछ भी रहे बट ऑक्सीजन का मास का रेशो तो हमेशा 2:3 ही आएगा, क्योंकि उनके एटम का मास 2:3 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा बेटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, दो अलग अलग है। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा एक्चुअल में कि कौन सा लॉ अप्लाई होने वाला है, ठीक है। क्या बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्साइड बना रहा है। आगे इसकी कंडीशन, ये जो कैलकुलेशन, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, बट आपको समझ में आ जाएगा सेम एलिमेंट है, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब कौन सा लगेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कौन सी चीज नहीं आती। पहला, एटम्स आर इंडिविजिबल, करेक्ट है, मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, वो तो यही बोलता है। थर्ड, एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, गलत है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बोलता, तो एक्चुअल में यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लॉ के हिसाब से आपको देखना है। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको क्या दिखेगा, ये जो लिस्ट 2 है उसमें दिखेगा, इस क्वेश्चन में, इस वाले थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिखेगा कि ये 12 ग्राम जो है और इसका जो 32 ग्राम है, इन दोनों का समेशन कितना है, 44 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, मतलब ए वाले के साथ किसकी मैचिंग हो जाएगी, 3 की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ हमने क्या बोला था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। कौन सी के साथ मैच करेगा बेटा, ये V1/V2 इक्वल टू N1/N2, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, बी के साथ मैच करेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, मतलब हम ऐसे रिएक्शन को प्रेफर करेंगे जिसमें केवल गैसेस ही पार्टिसिपेट कर रही हूं। तो कौन सा बेटा, सेकंड में भी गैस है, फोर्थ में भी गैस है, लेकिन फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ गैस है, जबकि सेकंड में H2O जो है वो कौन से स्टेट में दिख रहा है रिएक्शन में, ये सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। तो दोनों में से अगर हमें प्रेफर करना होगा तो हम किसको प्रेफर करेंगे, इसको। किसी को डाउट हो सकता है सर उसमें भी कि तो गैस है, हाँ H2 और O2 के लिए वो फॉलो होगा वो रूल, लेकिन वो H2O के लिए फॉलो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर तीनों के लिए फॉलो होगा, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, सी की मैचिंग क्या हो जाएगी, 4th, ठीक है। फिर डी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में केवल इसी में लिखा हुआ है कि ये -184.6 किलो जूल, मतलब इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में डी की जो मैचिंग है वो कौन सी हो जाएगी, 5। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 5, कौन सा दिख रहा है हमें, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट।
ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है? 2 gaseous samples were analyzed. One contained 1.2 gram of carbon and 3.2 gram of oxygen. The other contained 27.3 carbon and 72.7% परसेंटेज ऑक्सीजन। देखो, एक मास का डाटा दिया है, एक परसेंटेज का डाटा दिया है। पहले आप चेक कर लोगे कि वो दोनों जो ऑक्साइड्स हैं वो सेम है या अलग हैं। तो पहले वाले में हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, किस वाले में? पहले वाले में। परसेंटेज ऑफ कार्बन मतलब मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? 100। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मास ऑफ कार्बन कितना है? 1.2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1.2 प्लस 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? 12/44 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा? 300/11। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 27 पॉइंट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 27.2 समथिंग आएगा, या अप्रॉक्स 27.3% आएगा। तो एक्चुअल में इसमें भी परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ रहा है? 27.3% ही आ रहा है। मतलब हमें 2 ऑक्साइड दे रखे थे। ठीक है, 2 चीजें दे रखी थी, पहले में कार्बन और ऑक्सीजन, ये 1.2 ग्राम था और ये 3.2 ग्राम था। दूसरा दे रखा है, इसमें 27.3% है और इसका 72.7% है। तो एक्चुअल में ये जो मास है इसका भी जब हमने परसेंटेज निकाला तो ये 27.3% और ये 100 से माइनस कर देंगे तो 72.7%। मतलब दोनों चीजें सेम है। और अगर दोनों कंपाउंड सेम है मतलब एक ही कंपाउंड के लिए कौन सा एक ही लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम? कौन सा? लॉ ऑफ क्या क्या चीज? डेफिनेट प्रपोर्शन। क्योंकि मल्टीपल के लिए तो एटलीस्ट 2 अलग अलग कंपाउंड चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल के लिए 3 अलग अलग कंपाउंड चाहिए। तो इसमें जो लॉ अप्लाई होगा वो क्या होगा बेटा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब 2 अलग अलग सैंपल जरूर है लेकिन दोनों जगह ये जो मास का जो परसेंटेज है वो क्या है? सेम। समझ में आ गया? तो इनके मास का रेशो भी क्या रहेगा? सेम ही आएगा ऑलवेज। मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहां देखना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होगा? 3 कंपाउंड होने चाहिए जिसमें से 2 कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट कॉमन हो। यहां क्या दिखेगा? ऐसे कौन से? ये दिख रहा है। ये 3 कंपाउंड है जिसमें से एक ऑक्सीजन कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो तीसरा कंपाउंड बनाना चाहिए। तो जो कॉमन नहीं है वो क्या है? कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बना लेंगे? CS2। समझ में आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन 1। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको क्या दिखेगा? थोड़ी अलग अलग चीजें दिखेगी। ये इसमें तो थर्ड वाला बिल्कुल नहीं होगा करेक्ट, उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। ठीक है, कई बार ऐसे डाटा देकर लेंदी स्टेटमेंट करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो कंडीशन चेक करके आपका आंसर आ जाएगा। देखना क्या है? इन कंपाउंड ए, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 1 ग्राम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 0.57 ग्राम। ठीक है, कंपाउंड बी, इसमें नाइट्रोजन जो है उसका कितना कंबाइन हो रहा है? 2 ग्राम और जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 2.24 ग्राम। ठीक है, ये कंपाउंड सी, ये कंपाउंड सी में क्या दे रखा है? ये है 3 ग्राम और ये कंबाइन हो रहा है 5.11 ग्राम। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो एक्चुअल में सारी जगह रेशो सेम नहीं है। यहाँ क्या है? अगर दिख रहा होगा 1:0.57, तो मैं दोनों को 2-2 से अगर कट कर दूं ये तो 1 हो जाएगा, ये 1.12 आएगा। 1:1.12 जैसा रेशो आ रहा है इसमें। तो दोनों जगह रेशो अलग है, मतलब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो नहीं है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मास के रेशो में कंबाइन हो रहे हैं तो अलग अलग कंपाउंड बना रहे होंगे। सेम एलिमेंट से जब अलग अलग कंपाउंड बने तो कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है बेटा? सब जगह रेशो तो सेम है नहीं, मतलब सेम कंपाउंड नहीं था। ठीक है, सारे कंपाउंड अलग अलग थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सेम एलिमेंट से अलग अलग कंपाउंड बनेंगे तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखना, फिर से थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट है, हम जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में सॉल्यूशंस बहुत इजी होते हैं बेटा। देखना क्या है, 2 एलिमेंट्स x एंड y फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ कंपाउंड A B C D E। 5 कंपाउंड बना रहा है। आगे क्या दिया है? y इज प्रेजेंट इन द रेशो 1:2:3:5 विद द सेम मास ऑफ x। मतलब सारी जगह A B C D E ये 5 कंपाउंड है, सारी जगह जो x होगा इस x का मास क्या है? सेम है। बट y का क्या है? 1:2:3:4:5 के रेशो में है।
समझ में आया क्या कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे रहेगा 5 कंपाउंड का? इफ द कंपाउंड, अब बट यहां ये नहीं पूछा कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कुछ और क्वेश्चन पूछा है बेटा। अगर पूछता कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है तो सारी जगह एलिमेंट का टाइप तो सेम है, अलग अलग कंपाउंड है, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाता है। बट क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन क्या है? इफ द कंपाउंड ए हैज, इस कंपाउंड के अंदर 28 पार्ट्स, 28 पार्ट्स मतलब 28 ग्राम रहा होगा, या 28 ग्राम रहा होगा, ठीक है, पार्ट्स बाय वेट ऑफ एक्स एंड 16 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाई, मतलब मे बी ये 16 ग्राम रहा होगा, ठीक है। तो आगे क्या पूछा है? देन द कंपाउंड सी विल हैव 28 पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई का मास पूछा है ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको इसमें y1 था तो 16 ग्राम था, यहां दोनों जगह x का मास तो सेम है, x यहां पर भी 28 है, यहां पर भी 28 है, y यहां पर अगर 1 है तो यहां पर क्या होगा? 3 टाइम हो जाएगा, तो 16 का 3 टाइम मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 48 ग्राम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? y का कितना रहेगा? 48 पार्ट्स बाय वेट ऑफ y। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां क्या ध्यान देना था, ये जो x है ये पहले एक का मास सेम होना चाहिए तो दूसरे वाले को कंपेयर कर सकते हैं, इसका 3 गुना यहां पर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है? द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड ए इज 40% एक्स एंड 60% वाई, ठीक है। यहां क्या दिया है क्वेश्चन देखना, एक कोई कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए के अंदर एक्स का क्या है? एक्स 40% है, मतलब 40 ग्राम रहा होगा मे बी, और वाई क्या है? 60% है, मतलब ये 60 ग्राम रहा होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है? द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बी इज, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बी इज, यहां दिया है एक्स का कितना है? 25%, मतलब 25 ग्राम रहा होगा, और यहां पर वाई का कितना है? 75%, मतलब 75 ग्राम रहा होगा। अब आगे क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई करते हैं, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एलिमेंट वाई इन कंपाउंड ए एंड बी, ठीक है। इसमें बोला है वाई के जो मास है उसका रेशो क्या रहेगा, तो डायरेक्टली 60:75 नहीं कर देना है बेटा, ठीक है। क्यों? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा था? एक्स का मास सेम था तो वाई को कंपेयर कर पा रहे थे, इसका 3 गुना होगा, लेकिन यहाँ एक्स का मास सेम नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए किसी एक का मास सेम होना चाहिए। तो अगर वाई के मास का रेशो पूछा है तो एक्स के मास को सेम रख कर निकालेंगे, मतलब अगर इसका 40 ग्राम है तो उसके भी एक्स के 40 ग्राम के लिए वाई का मास निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा है यहां पर? जब एक्स का 25 ग्राम होता है तो ये 75 होता है, तो हमें एक्स के 40 ग्राम के लिए वाई का मास निकालना पड़ेगा। 40 के लिए ये इस वाई का मास निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं इसे वाई ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 75 इंटू 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 8 120 हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है? बी वाले कंपाउंड में जब x का मास 40 ग्राम रहेगा तो एक्चुअल में y का मास कितना निकल कर आ रहा है? 120। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाने के लिए एक एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए था? सेम, तो दूसरे एलिमेंट का रेशो निकालते हैं, ठीक है। तो y का वहां था 60, यहां था 120, तो एक्चुअल में रेशो कितना हो जाएगा बेटा? 1:2, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ये वाले पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज करके दिया था ताकि आपको ध्यान रहे कि किसी एक एलिमेंट के मास को सेम रखकर दूसरे का रेशो निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है बेटा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना। पूछा है क्या चीज? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इनमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है? तीसरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ये 3 क्वेश्चन बेसिक से हैं बेटा, ये आपको सॉल्व करके देखना है। इसके सॉल्यूशंस, इसके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर के नोट्स के साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है बेटा।
तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने क्या देखा है, हमने देखा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे, इनकी कंडीशंस आपको जरूर ध्यान में रखनी है बेटा, कैसे कौन से वाले केस में कौन सा वाला लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और यूनिट से रिलेटेड थोड़ी थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है बेटा उसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बेटा।